हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे साथ नितिन जैन है जिनकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई है। वेलकम नितिन। थैंक यू सर, वेलकम। नितिन जो है मेरे स्टूडेंट हैं और उनके कॉस्टिंग में कितने नंबर आए नितिन? 77 मार्क्स। बहुत बढ़िया नितिन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, इट वाज योर एफर्ट्स। अरे नहीं, सिर्फ मेरे नहीं, कंबाइंड एफर्ट्स हैं, अदर एक स्टूडेंट के ज्यादा एफर्ट्स होते हैं। चलो, अब मैं नितिन ये एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे। आज एक काम करते हैं, इस इंटरव्यू को हम बेस करते हैं, एक जनरलाइज इंटरव्यू बनाते हैं ना कि एक कॉस्टिंग का इंटरव्यू। मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉस्टिंग के ना लेके जनरलाइज क्वेश्चंस पूछूंगा, जो कि आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका आंसर करें। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि आपके लिए न्यूमेरिकल ज्यादा इजी टॉपिक्स थे या आपके लिए सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल टॉपिक्स ज्यादा इजी थे? मेरे लिए वही न्यूमेरिकली इजी थे, हम्म। क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट्स का भी वही होता है। हम्म। तो थ्योरी में थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल से थोड़ा टफ लगते थे। अच्छा, तो मतलब आपने पहले न्यूमेरिकल ही पढ़ा था, पूरा रिवाइज भी न्यूमेरिकल किया था या थ्योरी हाँ, पहले मैंने पहले न्यूमेरिकली किया। हाँ। उसके बाद थ्योरी मैंने ये रखा कि एग्जाम तक मैं कंटिन्यूस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूंगा, ग्रेट। कि जिससे पेपर में भी रिकॉल हो जाए जल्दी से। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने रिवीजन करने बैठे तो कितना टाइम आपने रिवीजन को डिवोट किया था? मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपने कॉस्टिंग के लिए नहीं, जनरलाइज सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोलना है ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सकें। मैंने ठीक अराउंड है। लास्ट 2 मंथ्स रिवीजन के लिए रखे थे, कि हम्म। लास्ट 2 मंथ्स में रिवीजन ही करना है। अच्छा, तो लास्ट 2 मंथ्स में आपका हो गया 8 सब्जेक्ट्स का रिवीजन? ये सब प्लानिंग करें तो मतलब सही से तो हो ही जाता है। डर नहीं लगा? मतलब ऐसा नहीं मन किया कि चलो एक ही ग्रुप दे देते हैं रेदर देन गिविंग फॉर बोथ, गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स? नहीं मतलब एक्चुअली वो पहले लगता था कि जब हम्म। आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी कि कैसे होंगे। हम्म। बट एक टाइम पर आकर जब तैयारी करना स्टार्ट की, हम्म। थोड़ा पढ़ा, फिर लगा कि हो जाएंगे। हाँ, एक प्रॉपर प्लानिंग की वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ। हाँ, यस। ग्रेट, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि आपका न्यूमेरिकल ज्यादा स्ट्रांग था, तो आपने पेपर में भी पहले न्यूमेरिकल किया था या पहले सब्जेक्टिव मतलब थ्योरी किया था? नहीं, पेपर में ये था कि पहले जो क्वेश्चंस अच्छे से आते थे हम्म। वो ट्राई किए, हम्म। मतलब न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी, जिसमें मुझे लगता था कि हाँ मैं मार्क्स सिक्योर कर लूंगा ज़्यादा। हम्म। मैंने पहले वो अटेम्प्ट किए। अच्छा, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको थ्योरी पहले आ रहा है तो आप थ्योरी कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि न्यूमेरिकली पहले करना है। एम आई नहीं नहीं, राइट? हाँ, अगर आपको, यस, अगर थ्योरी अच्छे से आता है, कि आपको बहुत लगता है कि बढ़िया। थ्योरी में आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, हम्म। तो थ्योरी पहले कर लो। ग्रेट, सुपर आंसर। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप जब पेपर देने बैठे तो आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे या आपको कुछ डाइसी था? मतलब किस तरीके से किया कि आपने सोचा कि चलो जो आए हैं फर्स्ट से शुरू हो जाए, क्वेश्चन नंबर 1 से ही करना? नहीं नहीं, पहले मैंने फर्स्ट 15 मिनट्स में हम्म। यही किया कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं, बस अच्छा। मुझे सबसे अच्छे कौन से आता है तो उसे मैं फर्स्ट नंबर पर अटेम्प्ट करूंगा। हम्म। फिर उसके बाद जो लगता है कि उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट जो आंसर है हम्म। वो सेकंड नंबर पे। तो अच्छा, यानी जिसमें लास्ट में थोड़ा डाउट लगता था वो लास्ट में अटेम्प्ट बहुत किया। ही बढ़िया। तो जैसे मैं भी क्लास में सिखाता हूँ कि आपने एनालाइज करने इनिशियल 15 मिनट्स की कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने वही किया। तो आपने वही यस। ट्रिक लगाई थी जो मैं सिखाता हूँ कि लास्ट लाइंस पढ़ लीजिए क्वेश्चन की हाँ, सीधा। यस, मैंने पे यही था कि लास्ट लाइन पढ़ लो तो ये पता चल जाता है क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, कि हाँ। अगर वो हमारा कॉन्सेप्ट तैयार है तो उस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आगे अगर हम्म। नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, फिर उस पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं होता फिर क्वेश्चन सुपर पढ़ने में। आंसर, सुपर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही अप्रोच आपने फॉलो किया और बहुत ही मतलब मैं रियली हैप्पी हूँ। और सबसे मेरी एडवाइस है, देखिए ये सिंपली यही अप्रोच फॉलो करिए। अच्छा, एक बात बताइए, कई स्टूडेंट्स कहते हैं क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, क्वेश्चन 1 कंपलसरी नहीं है, बस हम्म। उसमें चॉइस नहीं होती कि वो मतलब चॉइस में छोड़ नहीं सकते। बट अच्छा। लेकिन अगर हमें अच्छे से आंसर आते हैं बाकी तो हम वो कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन 1 करना कंपलसरी नहीं है। अच्छा, तो आपने मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि बाकी सारे कर लें, कई बार क्वेश्चन 1 छोड़ भी दें तो भी कोई हाँ, फर्क नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने लास्ट में अधिकतर मेन पेपर्स में हम्म। क्वेश्चन 1 लास्ट में अटेम्प्ट किया था, पहले मैं वही करता था जो मुझे अच्छे से आता है। ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप कभी डिमोटिवेट हुए? हाँ, थोड़ा लगता था कई बार पढ़ते हुए हम्म। कि जो मैं पढ़ रहा हूँ याद नहीं हो रहा है, हम्म। कि जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि पहले पढ़ा था पर अब कुछ भी याद नहीं है। हम्म। तो थोड़ा होता था उस। अरे, तो ऐसे में आपने फिर अपने आप को वापस रिमोटिवेट कैसे किया? मतलब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली हर किसी के साथ होता है कि यार पढ़ा है, भूल गए, अब क्या करें, अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हाँ, सो व्हाट डिड यू डू? एक्चुअली मैं ऐसे में करता था, मेरे सीनियर्स हैं जो फर्म हम्म। में, हम्म। मैं उनसे बात करता था क्योंकि वे भी सी हैं और वो भी इसी सेम हम्म। उससे गए पैटर्न, मतलब वो टाइम पीरियड उन्होंने भी ये फेस किया है सेम। हाँ, तो मुझे बॉस भाई। गाइड करते थे हम्म। कि वो ऐसा करो, मतलब इससे तुम्हारा थोड़ा वो फोकस बनेगा पर स्टडीज में, हम्म। तो उनकी हेल्प काफ़ी
बहुत ही बढ़िया किया आपने। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है, जैसे अराउंड 2 डेकेड्स अगो मैंने सीए कंप्लीट की थी, तो एट दैट टाइम मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी मेरे को आज भी याद है। तो अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको इसीलिए गाइड कर पाता हूँ क्योंकि आई वॉज इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर नितिन के हिसाब से सोचे, उसने बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है कि अपने आप को रिमोटिवेट करने के लिए एक समझदार इंसान के लिए पास गए, जो कि हमारे बड़े नियर बाय होते हैं, हमारे सीनियर्स। हम ध्यान नहीं देते उनकी ओर, और वो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, हमारे को वो समझ सकते हैं क्योंकि दे वर इन आवर शूज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। या यस। चलो बहुत ही अच्छा। तो आप लोग सब लोग इसी तरीके से करिएगा, जिस दिन कभी भगवान ना करे आप डिमोटिवेट हो, आप सीनियर से जरूर कंसल्ट करिएगा। सेकेंडली, आप फैमिली मेंबर्स का साथ दीजिए। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, आपका सोशल मीडिया से कितना लगाव रहा पढ़ाई के टाइम पे? नहीं, लास्ट 3 मंथ्स में मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया। हम्म। थोड़ा बहुत फ़ोन या टीवी यूज़ करता था, तो मतलब लंच और डिनर के टाइम। अच्छा, और बस और इतना ही? थोड़े बहुत अगर, हाँ, बाकी अगर कुछ डाउट वाउट होता है, किसी से क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए, जैसे फ्रेंड को कॉल कर लिया या किसी टीचर की हम्म। हेल्प के लिए, वो। अच्छा, उसके अलावा मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिंग थिंग है, नथिंग एल्स, कुछ उसमें यस। प्रोडक्टिव नहीं है। जो इन्होंने एडवाइस दी एकदम परफेक्ट एडवाइस है, मैं भी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देता हूँ और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब रिवाइज कर रहे थे तो आपने रिवीजन के टाइम पे छुट्टियां कितनी ली थी? जैसे 2 मंथ्स के अंदर कह रहा हूँ, कि आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहे या आपने कुछ ब्रेक्स भी लिए थे बीच में? नहीं, यही था कि पहले तो मैं कंटिन्यूअसली करता था। हम्म। जब लगता था कि अब और नहीं हो पाएगा या मतलब माइंड पे ज़्यादा बर्डन हो गया है, तो हम्म। मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले लेता था फ्रेश होने के लिए। और जब लगता था कि अब दोबारा स्टडी करने के लिए तैयार हूँ, तो तब दोबारा। सुपर। जैसे एसी है, अगर आप एसी मान के चलिए लगातार चलाएंगे फूक जाएगा, जब लगे फूकने लग गया रोक दो, सीधी बात है, रीस्टार्ट कर लेंगे, उसमें क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कितने कितने रिवीजन किस किस सब्जेक्ट के की? इसलिए मैंने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का तो कर रखा था कि मुझे हम्म। 2 रिविजन्स करने ही है। हम्म। थ्योरी के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि रिवीजन मतलब कि प्लान थे कि 2 करने हैं। मेजरली यही था थ्योरी में कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैं कंटिन्यूस बेसिस पे करता रहूँ, हम्म। कि क्योंकि मेजरली पोर्शन जो कवर हो जाएगा एग्जाम में वही स्कोरिंग होता है। हम्म। तो फिर मैं उसका कंटिन्यूस ही करता था कि डेली बेसिस पे या अराउंड 1 to 2 डेज का गैप ले लेता था। हम्म। तो वो करता ही रहता था थ्योरी सब्जेक्ट। अच्छा, तो आपने मेरे को जैसे बताया न्यूमेरिकल, आप मेरे को जरा सीक्वेंस बता सकते हैं किस सीक्वेंस में आपने रिवाइज किया था सब्जेक्ट्स हाँ, का एक्चुअली सीक्वेंस? मैंने सबसे पहले SFM की थी, हम्म। उसके बाद FR, हम्म। उसके बाद SCMP, हम्म। देन DT IDT, हम्म। देन फिर लो एंड ऑल। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नितिन, आप दिन में पढ़ते थे या रात में? और क्या ऐसा कंपलसरी होता है रात में पढ़े या दिन में पढ़े? नहीं, वैसे मैं रात में पढ़ता था, हम्म। पर ये कंपलसरी नहीं है। मैं इसलिए पढ़ता था कि डिस्टरबेंस थोड़ी कम होती है रात को, फ़ोन हम्म। कॉल्स नहीं होते किसी के, एंड घर में भी मतलब थोड़ा कोई वो नहीं होता हम्म। शोर, तो बिल्कुल। इसलिए मैं रात को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो कोई सुबह पढ़ना चाहे इससे कोई फर्क नहीं है या रात में हाँ, पढ़ना मतलब उससे कोई इशू नहीं है। है? ग्रेट, बहुत अच्छा। अच्छा, आपको आपको सोने का कितना टाइम मिलता था? क्योंकि मैंने सुना है रैंक होल्डर्स जो होते हैं ना वो ब्लेस्ड होते हैं, तो आपको किसी ने विभूति वगैरह कुछ आशीर्वाद वगैरह तो नहीं दिया था? नहीं सर, मैं एक्चुअली 8 to 9 आवर्स सोता ही था डेली। अच्छा, सो जाते थे इतनी हाँ। देर? हाँ, यस, वही होता है सर, अगर बिना सोए ना मतलब एग्जाम में फिर ये चीज़ें याद भी नहीं होती। थ्योरी सब्जेक्ट्स में काफ़ी इशू आते हैं, लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा, माइंड हैवी हैवी रहता है। अरे मेरे से तो स्टूडेंट सर कहते हैं कि सर इतनी टेंशन है, नींद ही नहीं आ रही। आप कैसे नहीं सो सर, लेते थे? नहीं ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं था। मुझे लगता था कि हाँ, आज के लिए मैंने पढ़ लिया है काफ़ी, तो अच्छा। फिर मैं सो जाता था। जब मुझे लगता था कि आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है, कि जो मुझे चैप्टर मैंने सोचे थे ये करने हैं, उसके बाद मैं सो जाता था। मतलब आपने प्लानिंग पे ज्यादा फोकस किया, टेंशन पे कम, क्योंकि टेंशन हाँ, प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट होती इसलिए है। यही था कि मेरा कि अगर आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, मतलब डिफाइंड था कि टारगेट क्या क्या है, तो मुझे लगता था अभी सही पैटर्न पे चल रही है, हम्म। तो कोई इशू नहीं है। और अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो टेंशन हो जाती होगी। थोड़ी होती थी, बट एक्चुअली मैं मतलब यही रखता था कि थोड़ा देर आज ज़्यादा पढ़ लेते हैं बस, या फिर कल को फिर उसका करके उससे कंपनसेट सेट ऑफ करना। करते थे, ओह ग्रेट। ऐसा नहीं कि टेंशन ले लिया और 2 दिन फिर पढ़ाई से छोड़ छोड़ दिया कि अब तो नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं वो जा एक्चुअली वो, हाँ, वो टेंशन लेके और ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, फिर रहा। कुछ कवर अच्छा। करना। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपने लास्ट डे कुछ रिवीजन वीडियोस पे फोकस किया था या खुद अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया था कि खुद जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें? मैंने लास्ट डे पे अपने नोट्स ही पढ़े थे, क्योंकि हम्म। एक्चुअली ये था वो पहले भी पढ़ रखे थे, तो उनसे मैं हम्म। फैमिलियर था। हम्म। और न्यू वीडियोस देखना उसमें मतलब, और एक चीज़ होती है जो पढ़ते हैं मतलब हो जाता है मेरी वाइज जल्दी से, हम्म। तो वीडियोस में थोड़ा टाइम भी लगता है। हम्म।
तो इसलिए मैं नोट्स भी ज़्यादा फोकस करता हूँ। बहुत अच्छे। मैं भी यही स्टूडेंट से कहता हूँ कि देखिए पुराना तो आप रिकॉल आसानी से कर सकते हैं, नया अगर पढ़ लिया और फिर समझ में नहीं आया तो कैसे करोगे? हाँ सो वही इट्स वो बेटर, क्योंकि वो डिमोटिवेटिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त होता है, तो इट्स बेटर कि आप लास्ट डे रिविजन पे फोकस ना करके जो आपको आता है उसी को रिवाइज करिए। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे थ्योरी की अभी आपने बात बोली कि आपका वीक था, तो फिर आपने पढ़ाई कैसे की थ्योरी के लिए, क्योंकि आपके नंबर तो काफी अच्छे हैं। एक्चुअली मेरा यही था कि मेन आईसीएस स्टडी मटेरियल को बेस रखा, हम्म। उसी में से पढ़ता था, उसमें कीवर्ड्स मार्क किए। हम्म। तो क्रैमिंग मतलब ये नहीं था कि वर्ड टू वर्ड क्रैम करना है, हम्म। मेन कॉन्सेप्ट समझना है और उसके कीवर्ड्स पढ़ना है। तो अच्छा। ये मैं कंटिन्यूस बेसिस पे करता रहा, तो फिर वो कीवर्ड्स थोड़े रिमेम्बर हो गए मुझे हम्म। पेपर में जाके, और फिर ने गाइडेंस पब्लिश। कैसे, कुछ कोई गाइडेंस वगैरह भी थी, कैसे था? नहीं बेसिकली यही था कि अगर फैकल्टी से अगर किसी क्लासेस ली हैं तो उनके नोट्स थे, हम्म। और उनके समरी नोट्स बेसिकली यही था कि, और साथ में अपने समरी नोट्स भी तैयार करूँ कि जो लास्ट डे अच्छा। के टाइम पर हेल्प हाँ। करे। अच्छा। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, कई बार होता है कि हमें लगता है इतने सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो आपने सारे क्वेश्चन रिवाइज किए थे एंड में थ्योरी के लिए, ऐसे मैं बात करूं, या आपने कुछ सिलेक्शन पहले ही कर लिया था कि मेरे को अब समझ में आ रहा है, किस तरीके से थ्योरी की आपने पूरी तैयारी की थी? हाँ जब मैं मतलब यही था कि चैप्टर वाइज पढ़ता था, पहले चैप्टर के नोट्स पढ़े फिर उसके बाद एक बार क्वेश्चन रीड करता था। अच्छा। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में मैं लगता था कि हाँ ये हो गए हैं कॉन्सेप्ट से ही, हम्म। तो फिर मैं उन्हें नहीं करता था, जो लगता है कि हाँ इसमें कुछ न्यू पॉइंट है या फिर कुछ है मैं तो उन्हें मार्क कर लेता था। ओके। तो यही था कि लास्ट डे पे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स थे वो पढ़े। अच्छा, न्यूमेरिकल पे आते हैं, चलो। तो न्यूमेरिकल कोई जरूरी तो है नहीं सेम आ जाए, देखो सीधी हाँ बात है, यस। न्यूमेरिकल कोई जरूरी नहीं है, थ्योरी का तो फिर भी है उठ के सीधा आ जाएगा, तो न्यूमेरिकल को कैसे पढ़ा? न्यूमेरिकल तो पहले यही था, चैप्टर जब भी स्टार्ट करता था पहले हम्म। एक बार कॉन्सेप्ट रीड करने हैं, हम्म। कि कॉन्सेप्ट रीड हो गए फिर उसके बाद क्वेश्चन देखता था बुक से, स्टडी मैट से, मेन आईसीआई की पहले स्टडी मैट पूरी सॉल्व की, फिर उसके बाद एक दो बार जब प्रैक्टिस किए तो ये भी लगता था कि हाँ कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर पा रहा हूँ यानी क्वेश्चन में। अच्छा। अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहा हूँ तो ये लगता था अगर नया क्वेश्चन भी आया तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन पेपर खराब हो गया हो? एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं था, बट थोड़ा यही रहता है थ्योरी जब हम दे के आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या होगा, हम्म। तो थ्योरी वाले में ही लगता है लो या ऑडिट में कि। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को SCMP CA फाइनल कॉस्टिंग पे, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा लव तो उसी से है। मुझे ये बताइए, आपको केस स्टडी या इन सब से डर तो नहीं लगा? नहीं एक्चुअली पहले यही था, मैंने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, हम्म। तो फिर उसके बाद केस स्टडी जब मैं रीड करता था तो ये पता चल जाता था कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम्म। तो उससे उसका आंसर फ्रेम करना कि कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है, हम्म। तो ये मैं डिसाइड कर पाता था। अच्छा, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, मैं थोड़ा एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि इंटरनेशनल क्वेश्चन जैसे मैं अपनी बुक में डाल रखे हैं, या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो हैं ICAI के, RTP MTP, तो आपने इन पे फोकस किया था केस स्टडी वगैरह के टाइम पे, या सिर्फ आपने सोचा कि कॉन्सेप्ट पढ़ लो और आंसर लिखो? नहीं नहीं, पहले एक्चुअली पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए फिर उसके बाद हम्म। केस स्टडी देखी। फर्स्ट आई प्रेफर कि आईसीआई की केस स्टडीज हो जाए, पास हम्म। पेपर्स एंड आरटीपीज एमटीपीज की वो कंप्लीट हो जाए, हम्म। अगर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बचा तो एक्स्ट्रा केस स्टडीज। अच्छा, जैसे बुक्स में, मेरी बुक में थी आपने हाँ वो मेनली सारी। जो आपकी आईसीआई और वो सेम थी, वो तो पहले मेन वही था कि हम्म। मेजरली ये तो कवर करनी ही हम्म। है, एक बार इनके कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। अच्छा। अच्छा, अब एक बात और बताओ, मुझे बिल्कुल जेन्युइनली बताना कि कॉस्टिंग के पेपर में डर लगता है क्या? क्योंकि कई स्टूडेंट्स कहते हैं वो स्कोरिंग नहीं है, या न्यूमेरिकल नहीं है, या थ्योरी नहीं है, किस तरीके का पेपर आता है कॉस्टिंग का, थोड़ा सा गाइड करो प्लीज। कि मेनली वैसे अब थ्योरी आता है, हम्म। मतलब मेजरली मेन कॉन्सेप्ट बेस होता है वो, एक्चुअली अच्छा। थ्योरी लो एंड ऑडिट की तरह नहीं है कि हाँ। वर्ड टू वर्ड क्रैमिंग करके लिखना है। हाँ। तो उसमें यही होता था कि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हमें पता है हम आंसर में क्या लिखना है, तो अच्छा। उसके अराउंड हम फ्रेम कर सकते थे, क्योंकि इसमें समझ आता था कि ये कॉन्सेप्ट पूछा है तो इसके हम्म। अराउंड हमें आंसर लिखना है। तो बहुत यही ही था फिर बढ़िया। कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही आंसर। और अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कभी नहीं लगा कि यार मतलब कॉस्टिंग के ही पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, कि ICAI ने जैसे एक टॉपिक के ऊपर 4 केस स्टडी डाली है, तो चारों को फ्रेम करने का वे अलग है। ऑब्वियसली मैं गाइड करता हूँ कि चारों का फ्रेम करने का वे अलग है, क्यों है, लेकिन आपका व्यू पॉइंट क्या है, मैं इसको सुनना चाह रहा हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आए। बेसिकली यही था कि मैंने जो सोचा था कि आंसर्स तो मैं कॉन्सेप्ट बेस ही लिखूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आईसीआई ने जो अगर डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हैं तो हर आंसर को मगअप करूँ, अच्छा। क्योंकि ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल कि हर क्वेश्चन को हम
कर जाए। मेरा यही रहता था कि जैसे कीवर्ड्स हर केस स्टडीज में कॉमन ही होते थे कि मतलब उन्होंने जिसको फोकस किया होता था कि इसके अराउंड क्वेश्चन है, तो वही था केस स्टडीज। तो मैं एक बार रीड कर लेता था चारों, बट लेकिन आंसर्स मैं वही सोचता था कि मैं क्या लिखूंगा अगर मुझे लिखना है, कि वो उनके आंसर से आईसीआई के आंसर से कितना मैच कर रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा, सुपर आंसर। अच्छा, एक चीज लास्ट पूछ रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल सी बात बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे, देखो मैं चाहूंगा कि बाकी स्टूडेंट्स को और भी बेनिफिट मिले, क्योंकि ये जरूरी नहीं है मैंने जितने क्वेश्चन पूछे वही दिमाग में आए स्टूडेंट्स के। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके दिमाग में XYZ क्वेश्चन और आए। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बता दें, चाहे ईमेल हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फोन नंबर हो, जिसके थ्रू वो आपसे कांटेक्ट कर सकें डायरेक्टली एंड आप उनको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड कर सकें? हाँ यस, आप मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ। प्लीज बताइएगा। नितिन JN00@gmail.com। मैं रिपीट कर दे रहा सबके लिए, NITIN, J फॉर जम्मू, N फॉर नितिन, 000@gmail.com। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे ख्याल से नितिन से जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, प्रोवाइडेड ऐसा ना हो कि आप रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि देखिए वो भी ह्यूमन है, अगर आप फालतू के रिपीटेड क्वेश्चन पूछेंगे इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उससे आप खूब अच्छे से प्रोडक्टिव जो क्वेश्चन है पूछिए आपकी नॉलेज के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि देखिए किसी पेपर में 80% अनफॉर्चुनेट रहेंगे अगर 20% रिजल्ट है तो मेजर चंक जो होगा वो अनफॉर्चुनेट रहेगा। लेकिन उन्हीं मेजर चंक में बहुत अच्छा क्राउड होगा जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, किसी भी तरीके से परेशान मत होइएगा अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। जो बातें यहाँ पे नितिन ने हमसे डिस्कस की या आपसे ईमेल पे डिस्कस कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है आप पूछिए, कुछ समझ में आता है, कुछ आपको पॉइंट सेकंड ओपिनियन चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करता, आप मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, विद दिस आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली नितिन। मैं भगवान थैंक से यू सर। दुआ करूंगा कि नितिन हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहे, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। कभी उसको या आपको किसी भी तरीके से मेरी कोई भी जरूरत हो तो प्लीज याद करना। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, विद थैंक यू वेरी दिस मच। मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बाय सर।